पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युन अपने अंकल के साथ मिंग के घर पर आ जाता है ताकि वहां आने के बाद वो मिंग से शादी कर ले और उसका अंकल सूरो से शादी कर लेगा। लेकिन सही टाइम पर वहां फैंग आ जाता है जो उन दोनों से काफी अच्छी तरह से फाइट करता है और उन दोनों को वहीं पर मार डालता है, जिस वजह से सूरो और मिंग की जान बच जाती है। इसलिए उसके फादर फैंग को दोनों से शादी करने का ऑफर देते हैं, लेकिन फैंग अभी उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। साथ ही उसे वहाँ पर एक लेटर भी मिला था जिसकी वजह से उसे ये पता चलता है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया गया है। ये सुनकर वो एकदम परेशान हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फैंग के फादर को देखते हैं जो एक लेटर लिख रहे होते हैं और उसमें ये लिख रहे होते हैं वो कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा असली फादर नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह ही पाला है। मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि तुम सच में मुझे अपना फादर मानो, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा से अपना बेटा माना था और मानता हूँ और मानता ही रहूंगा। तभी उनके घर पर कुछ लोग आ जाते हैं, इसलिए वो लेटर को अधूरा छोड़कर वहाँ चले जाते हैं और वो लोग कोई और नहीं वही हत्यारे थे जिन्होंने उनकी जान ले ली थी। अब फैंग अपने घर पर आता है जहाँ उसे वही अधूरा लिखा हुआ लेटर भी मिलता है। साथ ही वहाँ पर उसके परिवार में जितने भी लोग थे उन सभी की डेड बॉडी वहीं पर रखी होती है। ये देखकर तो फैंग अंदर से एकदम ज्यादा टूट जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तब वो वहाँ से भागकर अपने फादर की बॉडी के पास आता है जो खुद भी मर चुके थे। ये देखकर तो फैंग का दिल और ज्यादा टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ लिया था जो उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म करके मुझे ऐसी सजा दी है। इसलिए वो घंटों भर अपने फादर की बॉडी के पास बस ऐसे ही बैठा होता है। तब उसके पास मिंग आती है जो उससे कहती है उठ जाओ, ऐसा उदास रहने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो उल्टा तुम्हारे फादर की आत्मा को और बुरा लगेगा, इसलिए तुम्हें इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तब सूरू भी फैंग से कहती है तुम्हें उदास होकर कुछ नहीं मिलने वाला, ये टाइम तो तुम्हें उदासी हटाकर जोश में आने का है ताकि तुम उनसे बदला ले सको जिसने तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा किया। अगर ऐसे ही उदास होकर तुम रोते रहोगे तो इससे उन लोगों को उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी जितना तुम्हें गम मिल रहा है। इसलिए उठो और तैयार हो जाओ उनसे बदला लेने के लिए, और उन लोगों को ढूंढने में मुझसे जो हो सकेगा वो सब मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब अपनी उदासी छोड़ दो और उठ जाओ। ये सुनकर फैंग उससे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिसके बाद वो खड़े होकर गॉड की कसम खाते हुए ये कहता है कि देख लेना, जिसने भी मेरे फादर के साथ ऐसा किया है मैं उसकी सजा उसे जरूर देकर रहूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना घुस गया हो। मैं उसे इससे भी ज्यादा बुरी मौत दूंगा। लेकिन तभी गुस्से की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसलिए मिंग उसका इलाज करती है और आखिर 3 दिन बाद उसे होश आता है, जहाँ वो होश में आते ही जल्दी से भागकर उन लोगों से बदला लेने के लिए जा रहा होता है। लेकिन मिंग उससे कहती है तुम्हें थोड़ा शांत होना चाहिए, तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो, ऐसे जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी सूरू इस बात का पता लगाने ही गई है कि आखिर वो सब किसने किया था, इसलिए तुम्हें उसके आने का इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने पता लगा ही लिया होगा कि किसने तुम्हारे फादर के साथ ऐसा किया। तब वहाँ पर सूरू भी आ जाती है जिसने फैंग के लिए मेडिसिन लेकर आई थी। इसलिए फैंग जल्दी से वो सारी मेडिसिन पी लेता है। जिसके बाद सूरू से बताती है मुझे मालूम पड़ गया है कि आखिर किसने तुम्हारे फादर और फैमिली के साथ ऐसा किया। उनका नाम वो सारे लोग वुहू विलेज से है और वो सभी एक बदमाश गुंडे हैं जो पैसे के बदले किसी को भी मार दिया करते हैं। उन लोगों को किसी ने तुम्हारे फादर और फैमिली को मारने की सुपारी दी होगी, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे फादर को मार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे फादर को मारने के लिए कोई इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को कैसे हायर कर सकता है। उस इंसान को जरूर तुमसे या तुम्हारे फादर से काफी गहरी दुश्मनी होगी, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ये सुनकर फैंग तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अभी वहाँ से वुहू विलेज के लिए निकल रहा होता है। लेकिन सूरू उसे रोकते हुए कहती है तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए, सुबह होते ही मेरे सारे के सारे सिपाही यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके बाद हम एक साथ वुहू विलेज जाएंगे। लेकिन फैंग उससे कहता है मैं कल का सूरज ही उन्हें नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैं कल का इंतजार भी नहीं कर सकता। इसलिए वो अभी ही वहाँ से वुहू विलेज के लिए निकल जाता है। अब हम वुहू विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सारे बदमाश आपस में पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें काफी अच्छे पैसे मिले थे फैंग के फादर और उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। इसलिए वो आगे का प्लान बना रहे होते हैं कि अब हमें और कौन इंसान पैसे देने वाला है ताकि हम दूसरे को भी खत्म कर सके। तभी वहाँ पर फैंग भी आ जाता है जो काफी गुस्से में यहाँ पर आया था और वो आते साथ ही एक आदमी का मुंह पकड़कर उसकी सारी की सारी पावर्स को अपने अंदर सोख लेता है, जिस वजह से वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर तो बाकी सारे लोग एकदम हैरान रह चुके थे और वो सभी एक साथ फैंग के ऊपर फाइट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फैंग अपनी एन्चांटमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को
वहीं पे रोक लेता है, जिस वजह से कोई हिल भी नहीं पाता वहाँ से। ये देखकर तो बाकी सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनके पसीने छूट जाते हैं और अब उन लोगों का लीडर और साथ ही जितने भी लोग होते हैं वो सभी फैंग के सामने झुककर कहते हैं, मैं आपकी पावर देखकर समझ चुका हूँ कि आप एक स्पिरिटिस्ट हो और आपके सामने हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है, इसलिए आप हमें ये बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर आपको कुछ जरूरत होगी तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फैंग उससे कहता है, मैं बस यहाँ पर तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि आखिर तुम्हें पैसे किसने दिए थे मेरे फादर और मेरी पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए। ये सुनकर तो वो लीडर एकदम हैरान रह चुका था। उसे अब समझ में आता है कि जिस इंसान को उसने मार दिया ये तो उसी का बेटा यहाँ पर आ गया है और ये तो उसे नहीं छोड़ने वाला, भले ही वो उसे उस इंसान का नाम ही क्यों ना बता दे। ये सुनकर तो फैंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास खड़े जितने भी लोग बचकर भाग रहे होते हैं वो भी नहीं भाग पाते और फैंग के ऑरा की मदद से वहीं पर मारे जाते हैं। जिसके बाद फैंग पूरे गुस्से का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर की भी सारी पावर्स को सोख लेता है, जिस वजह से वो लीडर भी वहीं पे मारा जाता है। और अब उसके जो चेले लोग होते हैं वो डर के मारे फैंग को सारी की सारी बात बता देते हैं कि जिस इंसान ने हमें तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली को मारने के लिए पैसे दिए थे वो इंसान कोई और नहीं बल्कि गोंग ही है। हमारे पास तो उसके नाम का लिखा हुआ लेटर भी है, जिस लेटर को भेजकर उसने हमें ये ऑर्डर दिया था। हम लोग तो बस पैसों के लिए काम करते हैं। गोंग ने हमें काफी सारे पैसे दिए थे इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। हम नहीं जानते थे कि वो आपके ही फादर हैं, वरना तो हम कभी ऐसा नहीं करते। ये सुनकर तो फैंग एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो तो गोंग से पहले से ही काफी ज्यादा गुस्सा था। अब उसके गुस्से की सीमा बिल्कुल आसमान छू रही होती है और वो बस ये चाह रहा होता है कि कहीं से भी मुझे गोंग मिल जाए, मैं जगह पर उसे चीर दूंगा। वहीं वो सारे लोग अब भी फैंग से भीख मांग रहे होते हैं कि बस मुझे छोड़ दो, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, आगे से हम लोग किसी और की भी जान नहीं लेंगे। लेकिन फैंग उन लोगों को भी नहीं छोड़ता और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को भी वहीं पर मार गिराता है। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जिसने काफी बार गोंग की जान बचाई है और उसी ने गोंग को अपने पास भी रखा है ताकि वो उसका ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सके। तब उसके पास एक सिपाही आता है जो उस एल्डर से कहता है गोंग मुसाशी पवेलियन के अंदर जा चुका है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान था। वो कहता है अगर गोंग को वो मालूम पड़ गया तो मुझे नहीं पता कि आखिर उसका रिएक्शन क्या होगा। दूसरी तरफ हम गोंग को देखते हैं जो मुसाशी पवेलियन के अंदर होता है। तब उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता और उस लेटर को देखते ही वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। तब वहाँ पर वो एल्डर आता है जो गोंग से कहता है ये लेटर मुझे तुम्हारी माँ की तरफ से मिला था और जब मैंने पहली बार ये लेटर पढ़ा तो मैं खुद भी एकदम हैरान था। मुझे तो खुद इस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात से खुशी भी काफी ज्यादा हुई। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे पास बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक बेटा है। साथ ही वो उसे उसकी माँ का एक क्लिप भी दिखाता है जो उसे दिखाते हुए कहता है मुझे पता है कि आज से पहले तुमने कभी भी इस क्लिप को नहीं देखा होगा, ये क्लिप सिर्फ मेरे पास ही है। जिसके बाद वो गोंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन ये देखकर तो गोंग एकदम हैरान रह गया था। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और बाहर आकर खुद से कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जियानवू सिटी का यंग मास्टर हूँ और मेरे फादर भी वहाँ के लॉर्ड हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं हो सकते। तब वहाँ पर दोबारा से वो एल्डर आ जाता है। ये देखकर तो फैंग एकदम गुस्से में सीधा उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन वो एल्डर उससे कहता है तुम मुझे मार तो सकते हो लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि मुझे मारने के बाद भी तुम जियानवू सिटी के यंग मास्टर तो रहोगे ही और तुम्हें वहाँ की सारी चीजें विरासत में मिलेगी। लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते और आज के बाद से तुम ये जान चुके हो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। लेकिन जो चीज मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो चीज जियानवू सिटी के लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल होगी, उसके पास भी वैसी चीज नहीं होगी जैसी चीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसके बाद वो उससे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी क्या हो, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि तुम आगे चलकर बनना क्या चाहते हो। मैंने हमेशा से एक सपना देखा था कि मेरा बेटा ब्रेक थ्रू करके तियानवू रेल्म के अंदर पहुंच जाएगा, जिस वजह से उसके जितना पावरफुल कोई भी नहीं होगा और सारे लोग उससे डरेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपना नाम बदल लो, लेकिन तुम्हें अभी किसी और चीज पे ज्यादा ध्यान देना होगा और वो चीज है हीरोइक हंटिंग, जो कि कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है और वहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे वहाँ की प्रीशियस चीजों को कलेक्ट करने के लिए। इसलिए तुम्हें भी तैयार रहना होगा ताकि तुम वहाँ जाकर सारी ही कीमती चीजों को कलेक्ट कर सको। इसलिए चलो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ, ये सारी चीजें हम बाद में सोच लेंगे। जिसके बाद वो एल्डर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर काफी कंफ्यूजन चल रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन जैसा मुझे लगता है उस हिसाब से इस गोंग का फादर कोई और नहीं बल्कि असल में वही एल्डर होगा जिसने उसकी जान बचाई है और उस लेटर
लेटर में गोंग की माँ ने यही लिखा होगा कि तुम्हारे असली फादर कोई और नहीं बल्कि वही एल्डर है। इसीलिए उस एल्डर के पास उसकी माँ की एक क्लिप भी थी, जिस क्लिप को आज तक पैंग ने कभी नहीं देखा होगा। गोंग की माँ इस एल्डर के पास आई होगी, तभी उसके पास एक क्लिप रह गई थी। लेकिन अभी तो बस यही एक थ्योरी मानी जा सकती है, आगे कुछ और रिवील होगा तब हमें और ज्यादा कंफर्म हो सकता है कि आखिर गोंग का असली फादर कौन है। इधर वो एल्डर जाते हुए गोंग से ये कहते हुए जाता है कि मुसाशी पवेलियन की जितनी भी सारी चीजें हैं आज से वो तुम्हारी होती है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दूसरी तरफ हम जियानवू सिटी को देखते हैं, जहाँ के लॉर्ड के पास एक सिपाही आता है जो उससे कहता है हमने काफी कोशिश कर ली लेकिन अभी तक के हमें यंग मास्टर नहीं मिला। ये सुनकर तो वो लॉर्ड भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उससे कहता है जाओ और कैसे भी करके यंग मास्टर को ढूंढ कर लाओ, अगर 3 दिन के अंदर वो नहीं मिला तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। साथ ही वो सिपाही उसे वो भी बताता है कि जूहू विलेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, न जाने उसे किसने ऐसा कर दिया। ये सुनकर तो वो लॉर्ड भी हैरान था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि जियानवू सिटी के पास आ गया होता है। अब वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर उस लड़की से बात करते हुए कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस मास्क इंसान ने जिसने गोंग को बचाया था वो कौन हो सकता है। तब वो लड़की उससे कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो मास्क इंसान कौन है। वो उसे उस एल्डर के बारे में भी बताती है कि वो कौन है और अभी कहाँ पर मिल सकता है। ये सुनकर फैंग उससे कहता है तो बहुत अच्छी बात है, हम अभी हीरोइक हंटिंग में जाएंगे, वहाँ पर जाकर हमें गोंग भी मिल जाएगा और वो एल्डर भी मिल जाएगा। साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि हीरोइक हंटिंग में एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल बीस्ट भी रहता है, तो मैं उसे मारकर उसका सारा का सारा एसेंस तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। ये सुनकर तो वो लड़की एकदम ज्यादा खुश हो जाती है। वो उससे कहती है उस हीरोइक हंटिंग में जितनी भी मेडिसिन मिलेगी उसकी पावर्स तुम कलेक्ट कर लेना और उस मॉन्स्टर के एसेंस को मुझे दे देना, इससे हम दोनों का फायदा हो जाएगा। जिस पर फैंग भी मान जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।